हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर 3 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ये टॉपिक आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थियरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इसका अर्थ है महाद्वीपों का टूटकर अलग अलग हो जाना। यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि जिस तरह आज सभी महाद्वीप अलग अलग दिखाई देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है पूरी धरती। यह महाद्वीप एक महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पेंथालासा कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है पूरा पानी। 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप टूटने लगा और दो हिस्सों में बंट गया। उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थियरी की। तो इस सिद्धांत को हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत 1967 से 1968 के बीच आया। इस सिद्धांत का मानना है कि स्थल मंडल अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है, जिसको विवर्तनिकी प्लेट बोला जाता है। दो तरह की प्लेटें होती हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। देखिए, स्थल मंडलीय प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा गति करता है। ठीक है, जो हैरी हेस है, उनका मानना है कि पृथ्वी पर 200 किलोमीटर तक दृढ़ भूखंड पाया जाता है, जिसके अनुसार यह दृढ़ भूखंड 6 भागों में विभक्त है। कौन कौन से हैं प्लेट्स? इंडियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, अमेरिकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, भारत इंडियन प्लेट के ऊपर है। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ये जो प्लेटें हैं, ये गतिशील हैं। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गया और दोनों के बीच में टेथिस सागर था, जिससे वलन होने लगा और हिमालय की उत्पत्ति होती है ना। अब देखिए क्या है कि प्लेटों की गति की बात कर लेते हैं। तो दो गतियां यहाँ पे हैं। एक है एंडोजेनिक फोर्स, जो कि इसका अर्थ होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें होती हैं जो खिसकती हैं, उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। फिर है एक्सोजेनिक फोर्स, जिसका है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर होता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स वह गतियां जो पृथ्वी के अंदर कार्य करती हैं। इनकी वजह से कुछ धीरे गतियां भी होती हैं और कुछ अचानक ही गतियां हो जाती हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी आ जाता है। एक्सोजेनिक फोर्स है वो जो कि पृथ्वी की सतह पर होता है और बहाव के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि नदियां बहती हैं इस तरीके से, तो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी क्या है? देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है। ये पदार्थ लावा, पिघली चट्टानें, गैस, ठोस पत्थर के टुकड़े आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर कंपन भूकंप कहलाता है। देखिए, स्थल मंडलीय प्लेटों में जो है वो कंपन होता है, उसे हिल जाता है थोड़ा सा, तो इसी कारण से ऐसा होता है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है। उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जो भूपर्पटी पर जहाँ कंपन शुरू होता है ना, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप का असर दिखाई देता है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, देखिए, भूकंप की अधिक तीव्रता अधिकेंद्र के पास होती है, नुकसान भी यहीं अधिक होता है।
देखिए ये है उद्गम केंद्र, यहाँ पे भूकंप जो है ये भूकंप का केंद्र है, यहीं से स्टार्ट हुआ पृथ्वी के अंदर, और ये ऐसे 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 गया, ये है अधिकेंद्र, ये है सतह, ठीक है, यहाँ पे जो है इसे अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, ठीक है। जो पी तरंगे हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, ये तेज होती हैं, सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं और ये गैस, तरल और ठोस तीनों से गुजरती हैं। वहीं एस तरंगे, देखिए पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं और एस तरंगों को द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। फिर अनुप्रस्थ तरंगे भी एस तरंगों को कहते हैं। सतह पर प्राथमिक तरंगों के थोड़ा बाद पहुंचती हैं, ये केवल ठोस से ही गुजरती हैं, ध्यान रखिएगा। पी तरंगे वो केंद्र से होकर, पृथ्वी के केंद्र से भी होकर के गुजरती हैं, लेकिन एस तरंगे नहीं गुजरती। इसी से तो पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं पे अंतरतम में जो है तरल है, तरल सा पदार्थ है, वहाँ पे जो ज्वालामुखी निकलता है उसे कैसे हम समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा है, तरल पदार्थ में है पृथ्वी। इसी से समझते हैं ना कि जो एस तरंगे हैं वो जो है जहाँ तक ठोस पदार्थ है वहाँ तक तो टकराती हैं, उसके बाद फिर सतह की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन जो पी तरंगे हैं वो थोड़ा जो तरल पदार्थ है वहाँ पे कंपन करती हुई आगे बढ़ती हैं और सीधे नहीं जाती। अगर कोई पृथ्वी का इस तरीके से समझिए, देखिए ये है अर्थ, अब ये है केंद्र पृथ्वी का, इस तरीके से एस तरंगे मूव कर जाती हैं, तरल पदार्थ में नहीं जाती। वहीं जो पृथ्वी की पी तरंगे हैं वो ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे से कंपन करके फिर सीधे हो जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे से कंपन करके सीधे हो जाती हैं, तरल पदार्थ में थोड़ा कंपन करती हैं और सीधे हो जाती हैं, ठीक है। मुख्य स्थलाकृति की बात कर लेते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? अब देखिए अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। सबसे पहले आप इन तीनों को जान लीजिए, ठीक है। अपक्षय क्या है? शैलों के टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। जल, पवन एवं हिम द्वारा चीजों को बढ़ाना उसे अपर्दन करते हैं, ठीक है। निक्षेपण क्या है? बहाई हुई चीजों को दूसरी जगह इकट्ठा करना निक्षेपण कहा जाता है। ओके, अब हम नदी के कार्य की बात कर लेते हैं। जलप्रपात क्या है? देखिए जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अब नदी का स्रोत क्या है? जहाँ से नदी उत्पन्न होती है वही नदी का स्रोत है, इसके सिवा बारिश का पानी नदी का स्रोत है। फिर जैसे जो हिमालयी नदियाँ हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स नदी का स्रोत हैं, ठीक है। नदी क्षेत्र क्या होता है? जिस क्षेत्र में नदी और उसकी सहायक नदियाँ पानी पहुँचाती हैं उसे नदी क्षेत्र कहा जाता है। नदी का मुँह क्या है? जब नदी दूसरे जल निकाय में इससे मिलती है तो उसे नदी का मुंह कहा जाता है। जैसे गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो अपना मुहाना भी उधर ही बनाती है, किनारे में, है ना। विसर्प क्या होता है? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग से बहने लगती है। क्या होता है कि नदी अपने साथ अवसादों को लेकर के चलती है, तो इन्हीं अवसादों के कारण, अवसादों के बहाव और निक्षेपण के कारण जमाव हो जाता है। अवसादों का जगह जगह पे जमा होता है, क्योंकि जो फ्लैट प्लेसेस है ऊपर से गिर रही है तो बड़ा फोर्स है उसमें, तो वो अवसादों को बहा ले जाती है। लेकिन जैसे वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। तो जब ये गति धीमी हो जाती है तो ये विसर्पित करने लगती है, इस तरीके से बहने लगती है, ठीक है। तो इसे ही विसर्प कहते हैं, बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। चाप झील, यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से ये बन रहा है ना, ये जो खाली स्थान है इसे चाप झील कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये नदी सीधी होती रहती है और विसर्प उससे कट जाते हैं, ठीक है। जहाँ से अब ये है तो ये यहाँ से हट गया तो यहाँ पे कुछ स्थान बन गया, एक झील, एक अलग झील बन जाता है, इसे चाप झील कहते हैं, ठीक है। बाढ़ का मैदान क्या है थोड़ा समझिए। देखिए जब नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है तो बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों को निक्षेपित करती है और ऐसे पदार्थ जो समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण कर देते हैं, जैसे गंगा का मैदान हो गया, ठीक है।
देखिए, जहाँ से छोटी बड़ी नदियाँ आती हैं और मुख्य नदी से अपना योगदान देती है, मतलब मिल जाती हैं, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जो जल प्रपात हैं, इससे क्या है, विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलती है। जैसे कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग हो गया, गरसोप्पा हो गया, या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है इसे। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 271 मीटर है। भारत की सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना जोग जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, जिसका नाम है कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए, जो जोग जलप्रपात है वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको समझाती हूँ, इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन जो कुंचिकल है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से उसमें नदियां बहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तटबंध क्या है? देखिए, जब बहुत सारे बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, जो भी पदार्थ का निक्षेप किया होता है वो धीरे धीरे नदी के तटों पर पहुंचने लगता है। ये उठा हुआ किनारा बन जाता है, इसे ही तटबंध कहा जाता है। वितरिका क्या है? जब नदी के समुद्र में मिलने से पहले छोटे छोटे भाग में बट जाती है नदी। ठीक है, क्योंकि अवसाद लेकर चल रही है। उसके बाद क्या होता है कि नदी के मुहाने तक पहुंचते पहुंचते अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और नदियों का जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो नदियाँ क्या होती है, छोटे छोटे हिस्सों में बटती चली जाती हैं, उसकी बहुत भुजाएं हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। देखिए, ऐसे हो जाती हैं, उसी में से छोटी छोटी बहुत सारी उसकी भुजाएं निकलती रहती हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही वितरिका कहते हैं। डेल्टा क्या होता है? जब समुद्र में नदी मिलती है तो उस जगह को नदी का मुंह कहा जाता है। नदी के इस मुंह पर अपने द्वारा लाया गया अवसाद या सामान छोड़ देती हैं नदियां। इसी अवसाद को संग्रहित रूप से डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, समुद्री तरंगों के कार्यों की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, समुद्री गुफा क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे उनमें दरार पड़ जाती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और ये, ठीक है, ये चौड़ी हो जाती हैं। इसी को समुद्री गुफा कहा जाता है। अब तटीय मेहराब क्या है? देखिए, जब समुद्री गुफाएं बड़ी होती हैं तो इनमें केवल छत ही बचती है। ठीक है, इसी को तटीय मेहराब कहा जाता है। स्टैक क्या होता है? देखिए, जब लगातार अपर्दन से छत टूटकर केवल दीवार ही बचती है तो उसे स्टैक कहते हैं। समुद्री भृगु क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है। ओके, अब हम हिमनद के कार्यों की बात कर लेते हैं। हिमनद क्या होती है? बर्फ की नदियों को हिमनद कहा जाता है। ठीक है, टूटा हुआ सामान को लेकर जाती हैं, ठीक है, और जा करके दूसरी जगह इकट्ठा कर देती हैं। अब क्या होता है कि यह अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। इन गर्तों में पानी भरता है और इससे क्या होता है कि नदी झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हिमनद हिमोड़ की बात कर लेते हैं। ये क्या है? देखिए, हिमनद सैल, रेत और तलहट मिट्टी को इकट्ठा करता है। ये इकट्ठा किया सामान हिमनद हिमोड़ कहलाता है। ठीक है, यह निक्षेप नदी हिमनद का निर्माण करती है। क्या होता है कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सैल हो गए, रेत हो गए, तलछट हो गए, ये मिट्टी निक्षेपित होती हैं और ये जो निक्षेप होता है इसे ही हिमोड़ या हिमनद कहा जाता है। अब हम पवन के कार्यों की बात कर लेते हैं। देखिए, रेगिस्तान में बहाव या अपर्दन और निक्षेपण का कार्य पवन करती है। देखिए, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सैल दिखाई देते हैं, उन्हें छत्रक सैल कहा जाता है। ठीक है, पवन चट्टानों के निचले भाग को ज़्यादा तोड़ती है, इसीलिए इस सैल का आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है। ठीक है, बालू का टिब्बा क्या है, इसे समझ लीजिए। पवन रेत को
एक स्थान से बहा करके दूसरे, मतलब एक स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव खिसकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनता है और इसी को बालू का टिब्बा बोलते हैं। अब लोएस क्या है? देखिए, जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वो वायु उन्हें उठा करके एक स्थान से दूसरे अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।